हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एंटोमोलॉजी का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले जो था मैंने पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आप उसे नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंटोमोलॉजी का कालक्रम, एक हिसाब से उसका इतिहास। तो 1951 में R.H. पेंटर ने प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस शब्द गढ़ा यानी कि शब्द खोजा और अपनी पुस्तक इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स प्रकाशित किया। और उन्हें जो था फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट के रूप में जाना जाता है। तो फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो R.H. पेंटर जी को जाना जाता है। अब है 1962 में रिकल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग का प्रकाशन हुआ। तो साइलेंट स्प्रिंग का प्रकाशन कब हुआ? 1962 में हुआ। और यह किसकी पुस्तक है? तो रिकल कार्सन की पुस्तक है। 1964 में कीट और खरपतवार का जैविक नियंत्रण नामक जो था पुस्तक प्रकाशन पॉल डे बैंक द्वारा किया गया। तो कीट और खरपतवार का जैविक नियंत्रण नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो पॉल डे बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया। कब किया गया? 1964 में। और 1973 में पहला जो था फोटो स्टेबल पाइथॉयड जिसको पारमेथ्रिन का विकास हुआ। तो पारमेथ्रिन का जो था विकास कब हुआ? 1973 में हुआ। और 1975 में एल कॉर जिसको हेलियोवार्पा NPV ने कपास के बॉल वर्म के नियंत्रण के लिए पंजीकृत किया गया। तो कपास के बॉल वर्म के नियंत्रण के लिए एल कार को कब पंजीकृत किया गया? तो 1975 में। अब है 1987। तो वेक द्वारा रिपोर्ट किया गया कि पहले ट्रांसजेनिक प्लांट BT तंबाकू का विकास और बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के प्लांट जेनेटिक सिस्टम द्वारा जो है मंडूका सेक्स्टा के नियंत्रण के लिए जो है BT जीन को जो है तंबाकू में स्थानांतरित किया गया। अब पीड़क यानी कि पेस्ट क्या होता है? कोई भी जीवित प्राणी जो फसल को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, साथ ही मनुष्य और उसके जो है पशुओं को हानि पहुंचाता है, कीट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे कीट जो है अवांछित पौधे जैसे खरपतवार हो गया है, और इसमें सत्यानाशी सब आते हैं। प्राणी हो गया है, रोगाणु हो गया, या अन्य जीव जो मानव गतिविधियों में बाधा डालते हैं, वे काटकर खाद्य फसलों को नष्ट करके संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अन्यथा हमारे जीवन को जो है और अधिक कठिन बना सकते हैं। पीड़क या पेस्ट कहलाते हैं। तो मतलब जो मनुष्य या फिर उनके पशुओं या उनके फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। अब पीड़क या पेस्ट की श्रेणियाँ, तो इसके अंतर्गत निम्न आते हैं। पहला आता है मुख्य कीट जिसको की पेस्ट कहते हैं। ये सबसे गंभीर और हानिकारक कीट होता है, और इनकी जो सामान्य संख्या GEP और डैमेज बाउंड्री एवं जो EIL से जो अच्छी तरह से ऊपर स्थित होता है। और इसमें कौन आता है? मुख्य कीट में कॉटन बॉलवर्म आता है, डीबियम आता है, डाइबैक मोथ आता है, और चने का फली बोरर आता है। और B यानी कि सेकंड कौन सा इसका प्रमुख कीट जिसको मेजर पेस्ट कहते हैं। इनकी जो है GEP EIL के करीब रहती है, लेकिन समय पर जो है कीट नियंत्रण हस्तक्षेप से जो आर्थिक नुकसान से
होने से जो है इसको बचाया जा सकता है। और इसमें कपास आता है और धान के रस चूसने वाले कीट आते हैं। और सी में कौन सा था, मामूली कीट जिसको माइनर पेस्ट कहते हैं। और इनकी जीईपी, डीबी और ईआईएल से जो है नीचे स्थित होती है। और अनुकूल पर्यावरण स्थिति के तहत जो है जनसंख्या एक छोटे अंतराल के लिए ईआईएल और डीबी को पार कर सकती है। और कीटनाशकों का एक भी अनुप्रयोग क्षति को रोकने के लिए आमतौर पर पर्याप्त है। और इसमें कौन आते हैं, थ्रिप्स आता है, माइट्स आते हैं, गन्ने का मिलीबग आता है। और डी जिसको नियमित कीट कहते हैं, उसको इंग्लिश में जो था रेगुलर पेस्ट। ये विशिष्ट मौसमी फसलों जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, फल हो गया, फल को जो था प्रभावित करता है। और एक ही फसल अवधि के दौरान जो है कई पीढ़ियों से गुजरता है। धान में तना छेदक इसका उदाहरण है। अब ई जिसको कहते हैं छिटपुट कीट या स्पोर्डिक पेस्ट, इन कीटों की आबादी आमतौर पर जो है नगण्य होती है, मतलब ना के बराबर होती है। लेकिन जब अनुकूल पर्यावरण मिल जाएगा ना, तो कुछ वर्षों में इनकी संख्या जो है महामारी का रूप धारण कर लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और ईआईएल और डीबी को कई बार जो है पार करते हैं। और इन कीटों की संख्या को कम करने के लिए उपयुक्त जो है आकर्षण विधि की आवश्यकता होती है। और इनमें कौन कौन से आते हैं, तो सफ़ेद लट आता है, लाल बालों वाला कैटरपिलर आता है, कटवर्म आता है, ग्रासहॉपर आता है, अवयव आता है, संभावित कीट जिसको पोटेंशियल पेस्ट कहते हैं। ये कीड़े वर्तमान में किसी भी तरह से जो है आर्थिक क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। और इसलिए इन कीटों को जो है पेस्ट में जो है लेबल नहीं किया जाना चाहिए। और जीईपी डीबी के नीचे स्थित है और अनुकूल परिस्थितियों में भी ईआईएल को जो है पार नहीं करता है। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी परिवर्तन उनके जीईपी को अधिक बढ़ा सकता है और इन कीटों को आर्थिक नुकसान होने का खतरा है। उदाहरण तौर पे इसमें कौन सा आता है, मतलब इन कीटों से जो है नुकसान होने का, आर्थिक नुकसान होने का खतरा है। उदाहरण तौर पे इसमें कपास या सोयाबीन का स्पोडोप्टेरा लुटुरा आता है और गेहूं का सैन्य कीट आता है। संभावित कीट के उदाहरण हैं। अब समन्वित कीट प्रबंधन जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। और रासायनिक कीटनाशकों का इसमें जो है कम से कम प्रयोग हम लोग करते हैं। और कीट नियंत्रण की जो भी विधियाँ हैं, जैसे कर्षण विधि हो गया है, यांत्रिक विधि हो गया, भौतिक विधि हो गया, जैविक विधि का समावेश करके जो है कीट नियंत्रण करना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट समन्वित कीट प्रबंधन कहलाता है। इसलिए इसे जो है कीटों का नियंत्रण ना कह के जो है कीटों का प्रबंधन कहा जाता है। तो आईपीएम को अगर जो कुछ अदर नाम से बुला सकते हैं तो ये बुला सकते हैं कीटों के प्रबंधन के रूप में। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम जो होता है केमिकल का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं फिजिकली इनको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, बायोलॉजिकली ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। अथवा इसका एक अलग और परिभाषा दिया गया है, एकीकृत कीट प्रबंधन जो होता है फसल उत्पादन और संरक्षण के लिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करने के लिए कीट नियंत्रण की अन्य परिस्थितियों तंत्र के दृष्टिकोण से सुरक्षित विधियों को अपनाकर कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से कम रखना तथा स्वस्थ फसलों को उगाने की विभिन्न प्रबंधन रणनीतियों का प्रयोग करना एकीकृत कीट प्रबंधन है। अब समन्वित कीट प्रबंधन की विधियाँ, तो इसमें पहला आता है कृषण विधि। यह सबसे सस्ती इको फ्रेंडली मतलब जो है इससे जो है फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कृषकों द्वारा आसानी से अपने खेतों पर अपनाए जाने वाली विधि है, किसान इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और इसलिए जो है समन्वित कीट प्रबंधन में सर्वप्रथम इसी विधि को काम में लेते हैं। और इसमें जो है निम्न विधियां सम्मिलित होती हैं, जैसे फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र में क्या होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में फसलों को हेर फेर करके हम लोग बुआई करते हैं फसल की।
और फिर गर्मियों में जोता है गहरी जुताई करते हैं। गर्मियों में गहरी जुताई क्यों करते हैं? ताकि हानिकारक जीव जोता है मृदा के जो कुछ अंदर रहते हैं वो बाहर निकलकर धूप की वजह से मर के ख़त्म हो जाएं। खेत की सफाई करना ताकि हानिकारक जीव जोता है कभी कभार खरपतवारों पे रहते हैं वो नष्ट हो जाएं। और समय पर बुआई करना, फांस फसलें उगाना, कटाई छटाई करना, रोग रोधी किस्मों को उगाना। फांस फसलें या ट्रैप क्रॉप, देखो इसमें क्या होता है कि मुख्य फसल के जो कीट हैं उनको मुख्य फसल तक पहुंचने से रोकने के लिए जोता है कुछ ऐसे फसल उगाए जाते हैं जो मुख्य फसल के कीट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो इसमें जो होता है परिभाषा क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि ऐसी फसलें जो मुख्य फसल के कीटों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं तथा मुख्य फसल के कीटों से रक्षा के लिए जोता है खेत की बाउंड्री पर लगाई जाती है। तो मतलब यह किनारे किनारे जो है लगाया जाता है। अब फांस फसलें में कौन सा आता है? जैसे मुख्य फसल अगर आपकी पत्ता गोभी हो तो उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, भारतीय सरसों को हम लगा देते हैं। किस कीट से इससे हमें सुरक्षा प्रदान होगा? तो DBM यानी कि डायमंड बैक मोथ कीट से जोता है हमको सुरक्षा प्रदान होगा। और अगर मुख्य फसल के तौर पे आपका सोयाबीन है तो उसके चारों तरफ हम अरंडी का जोता है फसल लगा देंगे। और इससे क्या होगा कि स्पोडेरा लुटेरा जो कीट होता है वो मुख्य फसल में नहीं लगेगा। और अगर कपास आपकी मुख्य फसल हो तो उसके चारों तरफ हम भिंडी की जोता फसल लगा देते हैं जिससे डोडो की लटे कीट जोता है नहीं लगेगा। अब आता है यांत्रिक नियंत्रण। इस विधि में हम यंत्रों की सहायता से कीट नियंत्रण करते हैं और इसमें जोता है निम्न विधियां सम्मिलित हैं, जैसे मोटी लट्टों व बड़े कीटों को जोता है हाथों से पकड़ना और खेत के चारों तरफ जोता है खाई खोदना कतरा के लिए करते हैं ये। और ट्रैप यंत्रों का जोता प्रयोग करना और पौधे के तने को जोता है पॉलीथीन सीट व ग्रीस से जोता है पट्टी बांधना किस में करते हैं? मैंगो मिलीबग में करते हैं, ताकि वो जोता है पेड़ के ऊपर चढ़ के जोता है फल को नुकसान ना पहुंचाए। और फलों को जोता है ढकना या बांधना पपीता व अनार में करते हैं। और फिर थर्ड में आता है भौतिक विधियां, फिजिकल मेथड। इस विधि में क्या करते हैं कि तापमान व आर्द्रता का नियमन करते हैं एवं गामा विकिरणों का प्रयोग करते हैं। और इसके अंतर्गत जो होता है देखा जाए तो निम्न विधियां आती हैं। कौन कौन सी आती है? फ्लेम थ्रोवर आती हैं टिड्डी के लिए। अनाजों के नमी नियमन करते हैं, 10 से 12% जो होता है नमी में रखकर होता है। एवं जो होता है तापमान कम या जो होता बहुत अधिक करके जो होता है कीटों को जो होता है निष्क्रिय तथा अनाजों को सुरक्षित किया जाता है। अक्सर कर हम लोग स्टोरेज में करते हैं कि सुखाकर जो होता है गेहूँ को जैसे सुखाकर उसके बाद जो है रखते हैं। उसके बाद चौथे पे आता है जैविक नियंत्रण, जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। परभक्षी एवं परजीव्य कीटों एवं जो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके जो कीटों का नियंत्रण करना जैविक नियंत्रण होता है। और इसे जो पैरा बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहते हैं। मतलब जैविक नियंत्रण में क्या करते हैं कि ऐसे कीटों का प्रयोग करते हैं जो हानिकारक कीटों को नष्ट कर देते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल सर्वप्रथम जो था HS स्मिथ द्वारा 1919 में दिया गया था। अब परभक्षी कीट, जिसको प्रीडेटर कहते हैं, ऐसे कीट जो सामान्यतः फसलों के नासी कीटों को बड़े आकार के होते हैं, नासी कीट से जो होता है ये बड़े आकार के होते हैं तथा मुक्त जीवी होते हैं, जो वयस्क बनने के बाद होता है फसलों के नासी कीटों यानी कि जो फसल को नष्ट करने वाले उनको जोता है भक्षण करते हैं। भक्षण मतलब खाकर जोता है मार देते हैं। जैसे सरसों एवं मसालों का प्रमुख कीट एफिड आता है, मोइला या चेपा होता है, जिसका जैविक नियंत्रण हम लोग जो था कोलियोप्टेरा के लेडी बर्ड बीटल या उसका साइंटिफिक नेम है कॉक्सिनेला सेप्टिमम्पक्टा परभक्षी कीट द्वारा किया जाता है। एफिड का जोता है लेडी बर्ड बीटल द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं, कोलियोप्टेरा गढ़ से संबंधित है लेडी बर्ड बीटल। अब आता है कपास एवं जोता है सब्जियों के रस चूसने वाले कीट, जैसे सफ़ेद मक्खी हो गया, जैसिड हो गया, जिसको हरा तेला भी कहते हैं। जैसिड का अदर नेम क्या है? हरा तेला है। एवं थ्रिप्स का जोता है जैविक नियंत्रण जोता है क्राइसोपरला कॉर्निया, जिसको ग्रीस लेज
विंग कहते हैं नामक न्यूरोप्टेरा गण के परभक्षी जो है कीट द्वारा किया जाता है। अन्य परभक्षी कीटों में कौन सा आता है? मेंटिस आता है, सिरफिड आता है, सिरफिड फ्लाई आदि आते हैं। अब परजीव यानी कि पैरासिटॉइड, तो विशेष प्रकार का परजीवी कीट होता है जो मुख्य फसल के संबंधित होता है नासी कीट के ऊपर क्या होता है, अपने जीवन चक्र की एक अवस्था पूर्ण करता है तथा वयस्क होने पर होता है संबंधी नासी कीट को मार कर होता है स्वतंत्र जीवन यापन करता है। मतलब पहले तो वो उसके ऊपर अपना जीवन का शुरुआत करेगा, लेकिन जैसे ही वह एडल्ट हो जाएगा वो क्या करेगा, उसी कीट को मार के खाकर और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यापन करेगा। और इसके बाद है कीटों के जैविक नियंत्रण में जो है काम आने वाले मुख्य परजीवी कीट हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। तो कीटों को जैविक नियंत्रण में काम में आने वाले जो होता है मुख्यतः जो है पैरासिटॉइड किस गण से संबंधित है, तो हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। अब जैविक नियंत्रण में काम आने वाले परजीवी कीट पैरासिटॉइड, तो इसमें देखो फली छेदक जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, हेलियोकार्पा आर्मीजेरा, जो कि चना में लगता है। और इसको कंट्रोल हम लोग किस कीट से कर सकते हैं, कैपोलेटिस क्लोरिडी। रोकथाम अवस्था क्या है, लार्वा स्टेज है इसका। इसके बाद सेकंड में आता है तना छेदक जिसको चीलोपार्टेलस कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। किस में लगता है, मक्का में लगता है। और किससे कंट्रोल किया जा सकता है, क्रोटोसिया फ्लेवस कीट द्वारा जो है कंट्रोल किया जा सकता है। किस स्टेज में, लार्वा स्टेज में। थर्ड में आता है तना छेदक में ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस आता है, धान में लगता है। और ट्राइकोग्रामा जो है जपोनिकम द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है अंड परजीवी अवस्था में। उसके बाद चौथे पे आता डोडो की लटे बॉलवर्म जो कि कपास में लगता है। और ट्राइकोडर्मा किलोनिस जो है का प्रयोग करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए और अंडा अवस्था में करते हैं। इसके बाद पांचवा आता तना छेदक जो कि गन्ना में लगता है और ट्राइकोडर्मा किलोनिस इसमें भी प्रयोग करते हैं अंडा अवस्था में। उसके बाद फिर ऊपरी वेदक यानी कि टॉप बोरर, ये भी गन्ना में लगता है। आइसोटीमा जो है जेमेंसिस लार्वा अवस्था में जो है इसको प्रयोग करते हैं। और पायरिल्ला यह गन्ना में होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए एप्रिकेनिया मेलालेनको लोनेका का जो है प्रयोग करते हैं और निम्फ अवस्था में। उसके बाद धब्बेदार सूड़ी कपास में लगता है, कंट्रोल करने के लिए इसके हम ब्रेकन हेबेटर का प्रयोग करते हैं लार्वा स्टेज। उसके बाद नौवा है सफ़ेद मक्खी जो कि सब्जियों में लगता है, एनाकार्सिया फोर्मोसा जो है का प्रयोग करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और किस अवस्था में, निम्फ स्टेज में। और सेंजोस स्केल सेब में लगता है, एनाकार्सिया पर्निसियोसी जो है का प्रयोग करते हैं निम्फ स्टेज में। और उसके बाद बूली एफिड्स सेब में लगता है, इसको कंट्रोल करने के लिए अफेलिनस मेली का प्रयोग करते हैं निम्फ अवस्था में। अब कीटों का सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रोबिक द्वारा जैविक नियंत्रण है। तो नासी कीट मतलब जो नष्ट करते हैं फसलों को का सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, फफूंद हो गया, सूत्रकृमि एवं इनके सह उत्पादों जो बाई प्रोडक्ट इनके द्वारा जो उत्पन्न होते हैं का प्रयोग करके नियंत्रण करना माइक्रोबियल कंट्रोल कहलाता है। मतलब एक तरफ नासी कीट है कि सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु हो गया, नासी कीटों का जो था सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, सूत्रकृमि और इनके सह उत्पादों को जो है का प्रयोग करके नियंत्रण करना माइक्रोबियल कंट्रोल कहलाता है। और माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द जो था सर्वप्रथम किसने दिया था, स्टर्न हैंस ने 1949 में दिया था। तो स्टर्न हैंस ने 1949 में क्या दिया था, तो माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द दिया था। माइक्रोबियल कंट्रोल में काम आने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, तो विषाणु जैसे एनपीवी, जीवाणु बैसिलस थुंजेंसिस,
और फफूद जैसे बेबेसिया, भेसियाना, हिरसुटेला, वर्टिसेलियम और मेटाराइजियम एनोप्सोली, जो कि सफ़ेद लट के जोता है भ्रिंग के लिए है। अब ईपीएन, तो ईपीएन क्या होता है कि ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों में व्याधि पैदा करके यानी कि रोग उत्पन्न करके उन्हें मारने का काम करते हैं, वे नेमेटोड के एंटमोपैथोजेंसिस नेमेटोड कहलाते हैं। तो ईपीएन का पहला बात पूरा नाम क्या है, तो एंटमोपैथोजेंसिस नेमेटोड है। और ये क्या करते हैं, कीटों में जो था रोग उत्पन्न करके उन्हें मारने का काम करते हैं। और जैसे डीडी 136 मिक्सचर, जो कि ग्रीन या ब्लैक जो है कमांडो, या सूत्रकृमि व जीवाणुओं का संयोजन है जो कीटों के नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। अब कीट नियंत्रण के महत्वपूर्ण जैविक कारक, तो बायो एजेंट कौन से हैं, तो पहला है ट्राइकोग्रामा है, जिसको ट्राइकोग्रामा स्पीसीज कहते हैं। यह हेमेरोप्टेरा गण का एक अंड परजीवी है, एक पैरासिटॉइड है, सूक्ष्म कीट है जो लेपिडोप्टेरा गण के हानिकारक कीटों जैसे कपास की लट्टें हो गई, चने की लट्टें हो गई, गन्ना व धान आदि के तना छेदक कीटों को के अंडे को जोता है अपने अंडे देता है, और इसलिए इसे अंड परजीव यानी कि एग पैरासिटॉइड कहते हैं। और इसकी जो है विभिन्न प्रजातियां हैं जो अलग अलग फसलों के कीटों को में जो है प्रभावी होती हैं। अब गन्ना एवं कपास के कीटों के लिए ट्राइकोडर्मा चिलोनिस व धान में तना छेदक के लिए ट्राइकोडर्मा जपोनिकम का प्रयोग करते हैं। तो गन्ना एवं कपास में कीटों के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो ट्राइकोडर्मा चिलोनिस का प्रयोग करते हैं, और धान के तना छेदक में ट्राइकोडर्मा जपोनिकम का प्रयोग करते हैं। अब ट्राइकोग्रामा के एक कार्ड पर लगभग 16,000 से 20,000 पोषी कीटों के अंडों पर उतनी ही संख्या में जो है परजीवी कीट उत्पन्न होते हैं। अब धान का सलभ कीट, जिसको कोर्सायरा सेफोलिनिका, एक पोषी कीट है तथा इसके अंडों पर जो है परजीवी कीट को पाला जाता है। तो परजीवी कीट को किस पर पाला जाता है, तो धान के सलभ कीट कोर्सायरा सेफोलिनिका पर जो है पाला जाता है। और 1 हेक्टेयर में करीब जो है 100 स्थानों पर ट्राइकोकार्ड की जतपचे लगाना चाहिए। ट्राइकोकार्ड को होता है कितने स्थानों पर लगाना चाहिए 1 हेक्टेयर में, तो 100 स्थानों पर। ट्राइकोकार्ड तो पोषी कीट के अंडों पर ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट के 16,000 से 20,000 को एक कार्ड या 15 इंटू जो था 7.5 सेंटीमीटर साइज में रखा जाता है, जिसे ट्राइकोकार्ड कहते हैं। तो ट्राइकोकार्ड में क्या रखा जाता है, तो ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट की जो है 16,000 से 20,000 अंडे रखे जाते हैं। और मतलब कितने साइज के उस पे रहता है, तो 15 इंटू जो है 7.5 सेंटीमीटर साइज के। अब ट्राइकोडर्मा क्या होता है, यह एक प्रकार का लाभदायक कवक होता है जो रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक फफूंद तथा कवकों का भक्षण करता है। तो किसका भक्षण करता है, फफूंद तथा कवकों का भक्षण करता है। और इसका पौधों के रोगों की जैविक नियंत्रण में महत्वपूर्ण स्थान है। और यह चने की विल्ट एवं मूंगफली का कॉलर रॉट व्याधि के रोकथाम के लिए प्रभावी तथा जैव फफूंदनाशी है। और इसकी 2 प्रजातियां प्रमुख हैं, एक ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है, दूसरा ट्राइकोडर्मा हर्जेनम आता है। अब अगला आता है एनपीवी। तो एनपीवी घोल, यह विषाणु या वायरस का घोल है जो लेपिडोप्टेरा के गण की लटों को जुता मारने के लिए चना, कपास एवं अन्य फसलों में काम में लेते हैं। तो इसका प्रयोग किन फसलों में लेते हैं, तो चना, कपास आदि फसलों में लेते हैं। और एनपीवी का प्रयोग 250
500 यानी कि 500 LE पर हेक्टेयर। LE का मतलब क्या है? लार्वल इक्विवेलेंट यानी कि लार्वा समतुल्य। अब आता है बैसिलस थुरिजेंसिस जिसको BT कहते हैं। यह जीवाणुओं का घोल है जो लेप्डोप्टेरा गण के लटों को मारने के लिए चना, कपास एवं अन्य फसलों में काम में लेते हैं। यह मार्केट में डाइपेल, हाल्ट बायोटिक व जेवलिन के नाम से व्यापारिक नाम से मिलता है। और BT घोल की मात्रा 0.5 से 1 लीटर पर हेक्टेयर रखी जाती है। तो BT घोल की मात्रा कितनी रखी जाती है? 0.5 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। अब NPV एवं BT दोनों अधिक pH मान पर ही काम करते हैं और लटों की आहार नाल का pH मान ज़्यादा होता है और इसलिए इन लटों के लिए उदर विष, स्टमक पॉइजन का काम करता है। और NPV एवं BT दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्र ही अपघटित हो जाते हैं और इसलिए इनका छिड़काव शाम के समय किया जाता है। अब अगला था स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। यह कवकों एवं सूत्रकृमियों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कवकों एवं सूत्रकृमियों के जैविक नियंत्रण के लिए। और अगला है बैसिलस सबटिलिस। यह कवकों द्वारा होने वाले रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसी में है बैक्टीरियोफेज। यह वायरस जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अब आता है कीटों के जैविक नियंत्रण में काम में आने वाले अन्य उपकरण। तो इसमें फांस आता है जिसको ट्रैप कहते हैं। इसमें प्रकाश प्रपंच जिसको लाइट ट्रैप कहते हैं। यह रात्रि चर कीटों जैसे कपास एवं चने के लटों के वयस्क मोथ एवं सफ़ेद लटों के वयस्क जिसमें भृंग या बीटल आता है को रात्रि में 6 से 10 बजे तक प्रकाश के स्रोत जैसे बल्ब आदि द्वारा आकर्षित करके नष्ट करने के काम में लेते हैं। मतलब रोशनी की तरफ कीटें आकर्षित होती हैं तो इनको क्या करते हैं, वहीं से आकर्षित करके इनको नष्ट करने का काम करते हैं। और प्रकाश फांस यानी कि लाइट ट्रैप में सफ़ेद रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। तो लाइट ट्रैप में किस रोशनी का प्रयोग किया जाता है? तो सफ़ेद रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है फेरोमोन ट्रैप। यह मुख्यतः मादा कीटों से तैयार किया जाता है जो नर कीटों को आकर्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो फेरोमोन ट्रैप मादा कीटों से तैयार किया जाता है और नर कीटों को आकर्षित करने के लिए काम में लेते हैं। अब प्रमुख फेरोमोन ट्रैप। तो गोसिप्ल्यूर किस कीट से संबंधित है? गुलाबी सूंडी से संबंधित है, पिंक बॉल वर्म। और यह सूंडी किस फसल से संबंधित है? यह सूंडी कपास से संबंधित है। और हेलील्यूर फली छेदक कीट से संबंधित है, पोट बोरर से। और यह किस फसल से संबंधित है? यह चना से संबंधित है। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एराइटिनम है। और ग्रैंडुल्यूर यह किस कीट से संबंधित है? तो बेल वीविल से संबंधित है। और यह बेल वीविल किस फसल से संबंधित है? कपास से संबंधित है। और कपास का साइंटिफिक नाम गॉसिपियम स्पीसीज है। और एनीसोल यह सफ़ेद लट जिसको वाइट ग्रेप कहते हैं और मूंगफली तथा बाजरा फसल से संबंधित है। और हेज़ाल्यूर यह किस कीट से संबंधित है? यह गुलाबी सूंडी से संबंधित है और यह कपास फसल में लगती है ये सूंडी। उसके बाद क्ल्यूल्यूर यह फल मक्खी से संबंधित है और यह तरबूजा तथा खरबूजा में लगता है। अब पीला चिपचिपा फांस येलो स्ट्रिप ट्रैप खुले खेत में सब्जियों, पॉली हाउस, मसाले वाली फसलों में सफ़ेद मक्खी व माहू की निगरानी व नियंत्रण के काम में लेते हैं।
तो पीला चिपचिपा फांस येलो स्ट्रिक ट्रैप का प्रयोग किस में करते हैं? पॉली हाउस में करते हैं, मसालों वाली फसलों में करते हैं, सब्जियों में करते हैं। और सफ़ेद मक्खी व माहू की निगरानी रखने के लिए और नियंत्रण करने के काम में लेते हैं। इसके बाद आता है नीला चिपचिपा फांस, जिसको ब्लू स्ट्रिक ट्रैप कहते हैं। यह सब्जियों एवं पॉली हाउस में होता है परजीव यानी कि थ्रिप्स की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। अब कीटों का रासायनिक नियंत्रण। कार्बनिक कीटनाशियों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला आता है ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशी वर्ग। यह कार्बनिक कीटनाशियों का प्रथम जो होता है समूह है और इस समूह के सदस्य जो होता है निम्न कीटनाशी हैं। और इसमें दिया हुआ पहला DDT। तो यह विश्व में खोजा गया प्रथम जो होता है कार्बनिक कीटनाशी है। तो पहला कार्बनिक कीटनाशी विश्व में जो खोजा गया वो कौन सा है? तो DDT है। और इसका खोज कब हुआ? 1939 में हुआ। पॉल मूलर नामक जो था वैज्ञानिक ने किया। और यह सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में के समय जो है मलेरिया मच्छरों को मारने के लिए सैनिकों द्वारा जंगलों में जो था प्रयुक्त हुआ। और वर्ष 1941 में जो है कृषि में जो है फसलों के कीट नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम उपयोग में लिया गया। तो फसलों में जो था 1941 में सर्वप्रथम लिया गया। और इस कीटनाशियों के अपघटन धीरे धीरे होने के कारण नुकसानदायक घटक जो था पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा, जिससे वर्ष 1972 में USA में जो था सर्वप्रथम जो था प्रतिबंधित हुआ। तो DDT जो था सर्वप्रथम कहाँ प्रतिबंधित हुआ? तो ये USA में जो है प्रतिबंधित हुआ। तथा भारत में जो था 1989 में कृषि में प्रयोग में लाना जो था प्रतिबंधित हुआ। भारत में 1989 में कृषि के क्षेत्र में प्रयोग में लाना इसको प्रतिबंधित किया गया। लेकिन घरेलू कीट जैसे मक्खी हो गया, मच्छर नियंत्रण हेतु जो था अभी भी प्रयुक्त हो रहा है। सेकंड है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम क्या मतलब इसका पूरा नाम है। और यह इस समूह का दूसरा कीटनाशी था जिसका उपयोग भारत में जो था प्रतिबंधित हुआ। और इसके बाद आता है एंडोसल्फान आता है। मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषित के कारण जो था इसको 2013 में प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद आता है डाइक्लोफोल। तो 18.5 EC जो था कीटनाशी के साथ जो था वरुथिनाशक यानी कि मीटीसाइड का काम भी करता है। अब ऑर्गेनो क्लोरो समूह के अधिकतर जो था कीटनाशियों में जैव आवर्धन प्रवृत्ति पाई जाती है। बायोमैग्निफिशिएंट फिक्सेशन जो है पाई जाती है। और जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन खाद्य श्रृंखला में जो है एक पोषण स्तर जो ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे उच्च स्तर तक जाते हुए किसी कीटनाशी की सांद्रता में वृद्धि होना जो है जैव आवर्धन कहलाता है। मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे उच्च स्तर पर जाने को जो है कीटनाशी को जैव आवर्धन कहते हैं खाद्य श्रृंखला में। और उसके बाद फिर जैसे DDT की भूमि में जो है कम सांद्रता रहती है परंतु उसमें उगी वनस्पतियों को जो था दुधारू पशु चारे पर जो है उनके वसीय उत्तकों एवं दूध में जो है DDT की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे पशुओं के दूध का जो था मानव द्वारा उपभोग करने पर वहाँ पर सांद्रता जो था मनुष्य के शरीर में जो था इकट्ठा होती है जो जैव आवर्धन कहलाती है। मतलब पहले हमने छिड़का ज़मीनों पे, वहाँ से पेड़ ने लिया और उसके बाद पशु उस चारे को खाएं, उसके बाद यह मनुष्यों में जाके एकत्रित हो रहा है। तो इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक पोषक स्तर से दूसरे उच्च स्तर में यह जा रहा है। अब जैव संचयन यानी कि बायो एक्यूमुलेशन एक विशेष प्राणी के उत्तकों में ही धीरे धीरे कीटनाशी या विषैले रसायन का एकत्रित होना जैव संचयन कहलाता है। मतलब कहीं पे एक जगह पे एकत्रित कोई चीज़ होता है तो उसे जैव संचयन कहलाता है। कोई चीज़ नहीं मतलब जो था इसका संचयन होता तो जैव संचयन कहलाता है। अब सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन
पर्यावरण के संदर्भ में वर्षा जल के साथ पोषक तत्व बहाकर तालाब या जो किसी जलाशय में जो है पोषक तत्वों के समृद्धि करना सुपोषण कहलाता है। मतलब वर्षा जल मतलब बरसात के सीजन में बारिश हुआ, उसका जल बह के तालाब में गया और पोषक तत्व वहाँ पे पहुँच गए, तो इसे सुपोषण कहलाता है। पोषण एक जगह से दूसरे जगह इसका स्थानांतरित हो रहा है। और ऑर्गेनोफॉस्फेटस समूह, तो वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध कीटनाशियों में सबसे ज़्यादा कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेटस समूह के हैं। जैसे डाई क्लोरोवॉस, जिसको DDPV 76 EC, इसको वेपन नाम से जानते हैं, और मोनोक्रोटोफास को जो था नुआक्रॉन से जानते हैं, मेलाथियान 50 EC को साइथ्रीन से, और डाई मेथोएट को जो है रोगोर से, और डाई मेथोएट को जो था 30 EC को डाई मेथोएट 30 EC को जो है रोगोर से जानते हैं, और मेलाथियान 50 EC को साइथियान से जानते हैं। और उसके बाद मिथाइल पैराथियान को जो है 2% डस्ट को मेटासिड के नाम से जानते हैं, और उसके बाद जो है क्लोरोपायरीफास को डमेट, और क्यूनोल्फास को जो है एकालक्स, और उसके बाद एसीफेट को जो है एस्टॉप 4810 को थीमेट, और इथियोन 50 EC को जो है फॉस्किल या फॉस्मिड, और रोनेल को जो उत्कृष्ट जो है पशु प्रणालीगत कीटनाशक है। अब आता है कार्बामेट्स कीटनाशक, तो कार्बोरिल 75 जो WP को जो सेविन, और कार्बोफ्यूरान 3G को जो है सूत्रकृमिनाशक को फ्यूराडॉन, और LD कार्ब 10G को जो बीज उपचार के लिए टेमिक, और मेथोमाइल 40 SP को जो है लैनेट, और एप्रोकार्ब को जो है बेगोन। अब चौथा है पादपों यानी कि बॉटेनिकल से जो है प्राप्त कीटनाशक, तो एजाडिरेक्टिन जो है नीम के बीजों से जो है प्राप्त कीटनाशी है। तो नीम के बीजों से कौन सा कीटनाशी प्राप्त होता है, तो एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है। और पायरेथेरम जो है यह गुलदाउदी के सूखे फूलों पर जो है प्राप्त कीटनाशी है। और निकोटीन जो है तंबाकू के पत्तियों से प्राप्त कीटनाशी है। रोटेनॉन जो है लेग्यूम पौधा जिसको डेरिस स्पीसीज की जड़ों से जो है प्राप्त कीटनाशी है। अन्य पौधों से जो है प्राप्त होने वाले जो है कीटनाशी में कौन सा था, साबाडील आता है जो कि बीजों से प्राप्त होता है। धारक, उसके बाद जो है एवं करंज के बीजों से जो है एवं पत्तियों के बीजों से प्राप्त कीटनाशी है। अब आता है नियोनिकोटिनॉइड समूह, तो इसमें पहला आता है इमीडा क्लोरोप्रिड जिसको कॉन्फिडोर या गाचो भी कहते हैं। यह कीटनाशी जो था रस चूसने वाले कीटों जैसे सफ़ेद मक्खी हो गया, हरा तेला हो गया, एफिड हो गया व लटों के रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी है। तो इमीडा क्लोरोप्रिड किसके रोकथाम के लिए प्रभावी है, सफ़ेद मक्खी हो गया, हरा तेला हो गया, एफिड हो गया और लटों के रोकथाम के लिए। मात्रा क्या देते हैं, 1 ml पर 3 लीटर जो है पानी, व बीजोपचार के लिए जो 0.6 ग्राम पर किलो बीज प्रयोग करते हैं। इसके बाद थियोमेथोजाम आता है जिसको एक्टारा या क्यूज़र कहते हैं। यह सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए बहुत प्रभावी होता है। तो थियोमेथोजाम जो है किसके रोकथाम के लिए बहुत प्रभावी होता है, तो सफ़ेद मक्खी। और थियोमेथोजाम जो है 30 FS बाजरा एवं मूंगफली के सफ़ेद लट के जो है रोकथाम के लिए बीज उपचार के लिए प्रभावी होता है। इसके बाद आता है एसेटामिप्रिड आता है जिसको प्राइड कहते हैं। यह रस चूसने वाले कीटों के लिए प्रभावी होता है। और इसके बाद क्लोथियोनिडिन आता है जिसको कल्च या डेंटूस भी कहते हैं। यह कीटनाशी जो है बाजरा तथा मूंगफली का जो है सफ़ेद लट नियंत्रण हेतु जो है बीज उपचार के लिए बहुत प्रभावी होता है। इसके बाद आता है फिनाइल पायराजोल आता है जिसको फिप्रोनिल कहते हैं। रिजेंट तना छेदक व दीमक के नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी
कीटनाशी है। और उसके बाद मात्रा जो होता है गेहूं में दीमक के नियंत्रण के लिए 5 से 6 ml पर kg सीड एवं चने में जो होता है दीमक के नियंत्रण के लिए 0.5 ml पर kg सीड जो होता है काम में लेते हैं। इसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कीटनाशी। तो इसमें आता है स्पाइनोसेड आता है जिसको ट्रेसर कहते हैं। तो सॉयल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त कीटनाशी है। और इसके बाद है एबामैक्टिन जिसको वर्टीमेक कहते हैं या सॉयल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त कीटनाशी है। अब अंतःप्रभावी यानी कि सिस्टमिक कीटनाशी। तो सिस्टमिक कीटनाशी में कौन आता है? तो इमिडाक्लोरोप्रिड जिसको कॉन्फिडोर कहते हैं। और थियो में जो जाम आता है जिसको एक्टारा या क्यूज़र कहते हैं। और एसेटा मिप्रिड आता है जिसको प्राइड कहते हैं। डाइमिथोएट आता है जिसको रोगोर कहते हैं। और मोनोक्रोटोफास जिसको नुआक्रोन कहते हैं। एसीफेड जिसको एसेटॉप कहते हैं। ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल होता है जिसके मेटासिक्सटॉक्स आर कहते हैं। और फोरेट या थीमेट होता है अर्धघूमरक होता है। संपर्क कीटनाशी कौन सा होता है? जिसको कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड इंग्लिश में कहते हैं। तो कौन सा होता है इसमें? क्यूनॉल फास आता है जिसको एलालक्स भी कहते हैं। और क्लोरोपाइरीफास आता है जिसको धनुष बाण या डैमेट भी कहते हैं। और उसके बाद डाइक्रोवास आता है जिसको वेपन कहते हैं। डाइक्रोवास क्या है? यह एक धूमक है जो कि वाष्पशील कीटनाशी है, मतलब उड़ता है, इसको मतलब छिड़कने पे वाष्प की तरह जैसे उड़ता है वैसे ही है। और इसके बाद मेलाथियन आता है या जिसको सायोथियन कहते हैं। फिर आता है वरुथिनाशक जिसको मिट्टी साइड कहते हैं। अब सब्जियों में वरुथिनाशक दवा निम्न है। कौन सा है? डाइक्लोफॉल आता है जिसको कैल्थेन 18.5 EC @ जो होता है 1 से 2 ml जो होता है पर लीटर जो होता है प्रयोग होता है। और पर लीटर पानी के हिसाब से। और इसके बाद है इथियोन आता है जिसको फॉस्माइड कहते हैं या 50 EC @ जो होता है 1 से 2 ml पर लीटर पानी। और इसके बाद आता है सल्फर जिसको बोकाविट कहते हैं 80% WDG @ 2 ग्राम पर लीटर जो होता है पानी। और इसके बाद प्रोपोजाइड आता है जिसको ओमाइड कहते हैं या 57 EC @ जो होता है 1 से 2 ml लीटर जो होता है पानी। और इसके बाद आता है एबामैक्टिन आता है जो 1.9 EC होता है @ 0.5 ml से पर लीटर जो होता है पानी। अब पशु वर्ग से उत्पन्न कीटनाशक, एनिमल से उत्पन्न कीटनाशक कौन से हैं? तो नेरिस्टॉक्सिन जहर जिसकी उत्पत्ति 1934 में नीता द्वारा पृथक एक समुद्री एनिलिड लुब्रिनेसी हेट्रोपोडा से हुई है। तो नेरिस्टॉक्सिन जहर की उत्पत्ति कब हुआ है? तो मतलब 1934 में इसको खोजा गया था। और यह एक समुद्री जो था एनिलिड से हुआ है। इसको मतलब इसका जो है उत्पत्ति एक समुद्री जो था एनिलिड से हुआ है जिसको लुब्रिनेरिस हेट्रोपोडा कहते हैं। अब नेरिस्टॉक्सिन के सिंथेटिक जो है डेरिवेटिव कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है। और अत्यधिक विषाक्तता कीटनाशक में विषाक्तता का क्रम सबसे ज़्यादा विषाक्त कौन सा होता है? फोरेट होता है। उसके बाद डिमेटॉन होता है। उसके बाद पैराथियन होता है। उसके बाद एल्डिकार्ब होता है। तो सबसे ज़्यादा विषाक्त कौन होता है? फोरेट होता है। सबसे कम कौन सा होता है? एल्डिकार्ब होता है। सबसे सुरक्षित कीटनाशक का क्रम देखते हैं तो उसमें मेथ्रोप्रिन जो होता है सबसे सुरक्षित होता है। और सबसे कम सुरक्षित होता है मेलाथियन होता है। तो सबसे सुरक्षित मेथ्रोप्रिन होता है। उससे कम जो होता है परमेथ्रिन होता है। उससे कम जो होता है मेथॉक्सीक्लोर होता है। उससे कम मेलाथियन होता है। अब आता है MRL अधिकतम अवशेष सीमा जिसको मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट कहते हैं। यह कीटनाशकों या इनके अवशेष का जो होता है इष्टतम सुरक्षित सांद्रता है जो किसी जीव के शरीर में जो होता है बिना नुकसान पहुंचाए उपस्थित रहता है। मतलब MRL क्या करता है? यह जीव के अंदर उपस्थित तो रहता है लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है।
और इसको जो होता है मिलीग्राम पर किग्रा जो होता है शरीर के वजन से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद आता है प्रोपेस्टिसाइड। यह एक कीटनाशक है, सक्रिय पदार्थ या यौगिक है। यह एक कीटनाशक सक्रिय पदार्थ या यौगिक है जो अपने मूल रूप से में क्या होता है, निष्क्रिय होता है। मूल रूप में क्या होगा, ये निष्क्रिय होगा और एक पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव द्वारा जो होता है एक सक्रिय अवस्था में यह परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक पौधा या जानवर या सूक्ष्म जीव द्वारा क्या होता है, यह सक्रिय अवस्था में यह परिवर्तित हो जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एसेफेट आता है, कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड आता है। अब पादप सुरक्षा उपकरण, तो इसमें आता है पहला डस्टर आता है। इसमें एक ब्लोअर एवं हॉपर नामक जो होता है एक प्रकार का कंटेनर होता है। और डस्टर की कार्य प्रणाली जो होता है वायु स्फुटन यानी कि एयर ब्लास्ट के मूल सिद्धांत पर जो होता है आधारित है। और डस्टिंग की दक्षता स्प्रे की तुलना में जो होता है 10 गुना अधिक होती है। तो डस्टिंग की दक्षता कितना होता है, तो स्प्रे की तुलना में यह 10 गुना अधिक होता है। लेकिन स्प्रे का औसत जो होता है कार्य बहुत अच्छा डस्टिंग के बराबर है। अब स्प्रेयर क्या होता है, कीटनाशकों के अनुप्रयोग में स्प्रेयर जो होता है सबसे अधिक जो होता है उपयोग किया जाता है। और स्प्रेयर के प्रकार और बूंदों का आकार, तो बूंदों के आकार के आधार पर जो होता है स्प्रेयर के प्रकार, तो एक होता है मोटे स्प्रेयर जिसके बूंद का आकार क्या होता है 400 या अधिक माइक्रोन का होता है। और दूसरा आता है मध्यम स्प्रेयर आता है जो 100 से जो होता है 400 होता है। और तीसरा जो होता है धुंध आता है जो कि 50 से जो होता है 150 माइक्रोन का होता है। और उसके बाद चौथा कोहरा आता है जो 1 से जो होता है 50 माइक्रोन का होता है। और पांचवा जो होता है धुआं आता है स्मोक जो 0.001 से जो होता है 0.1 माइक्रोन का होता है। और पांचवा जो होता है वाष्प आता है जिसको इंग्लिश में वेपर कहते हैं, या 0.001 से जो होता है कम होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।